हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था असाइनमेंट 5। और असाइनमेंट 5 जो है एक तरह का क्लास टेस्ट है। यहाँ पे लिखा भी है यूज़ योर माइंड टू सॉल्व इट। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग यूज़ करिए, बिकॉज असाइनमेंट नंबर 4 हम लोग ने कर लिया था, अगर आप लोग को याद होगा। तो असाइनमेंट नंबर 4 अगर आपने कर लिया है तो असाइनमेंट नंबर 5 आसानी से हो जाएगा। असाइनमेंट नंबर 4 में मैंने क्या किया था, मैंने हर एंट्रीज बता रखी थी, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। बट यहाँ पे अब आपको अपना दिमाग लगा के आपको इसे सॉल्व करना है। और अगर आपने इसको अपने दिमाग से सॉल्व किया, दैट मीन्स अब आपको चीज़ें कुछ कुछ समझ में आने लगी हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको गाइड भी कर देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो कंपनी बनानी थी, न्यूरा योर नेम एंड A5 के नाम से, तो मैंने कंपनी बना दी है। कंपनी बनाने में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट, अब हम लोग को ओपनिंग बैलेंस बनाना है। ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो इसके लिए यहाँ पे दे रखा है लेजर्स कुछ। नाउ क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स विद द ओपनिंग बैलेंसेस। तो चलिए हम लोग लेजर्स बनाएंगे और मल्टीपल के अल्टर में हम लोग सीधे जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट से। अल्ट्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि अल्ट्रेशन में क्या होता है, कैश और पीएल पहले से बने रहेंगे, इसको हम लोग ओपनिंग डाल के बाकी आगे का हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग सीधे अल्टर में आ जाते हैं। तो कैश का देखिए बैलेंस कितना है। कैश का यहाँ बैलेंस दे रखा है 15,000। ठीक है, कैश का 15,000 हो गया, पीएल का नहीं दिया है, सीधे आगे बढ़ते हैं। फिर कॉरपोरेशन बैंक है। ठीक है, तो कॉरपोरेशन बैंक का ओपनिंग कितना है, 2,50,000। बैंक अकाउंट अंडर होगा। अगला जो देखा जाए यहाँ पे मशीनरी है। मशीनरी का बैलेंस कितना, 1,20,000। मशीनरी हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स 1,20,000। नेक्स्ट अगला क्या है, लोन फ्रॉम ICICI बैंक। तो लोन फ्रॉम ICICI बैंक ये हो जाएगा आपका सिक्योर्ड लोन। अमाउंट कितना था, 1,60,000। अगला देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल में जाएंगे, ये क्या हो गया, करंट लायबिलिटी में आएगा। और इसका बैलेंस कितना है, 20,600 है। नेक्स्ट अगला क्या है, मेसर्स चेज इंटरप्राइजेज। तो मेसर्स चेज इंटरप्राइजेज जो कि हमारे क्रेडिटर हैं, सॉरी डेटर हैं, कस्टमर है हमारे, सन्डे डेटर। अब देखना है इनका जो 1,25,000 का बकाया है, यानी कि इनको हमने सामान बेचा होगा। तो अगर बेचा होगा तो बिल बनाया होगा, तो बिल्स डिटेल भी डालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है नीचे डेटर्स की डिटेल, करीबन 3 बिल बने थे, 220 नंबर, 275 नंबर, 310, अलग अलग डेट में बना था। इतने दिन की क्रेडिट डेज दी थी, यही अमाउंट था। ये टोटल अमाउंट आप अगर ऐड करोगे तो 1,25,000 आएगा। पहला बिल बना था 1120 को। ओके, बाकी ये इनवॉइस नंबर हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V से पेस्ट। 30 डेज की क्रेडिट पहले दिए थे शुरुआत में। शुरुआत में हमें लगा था बंदा सही है, तो 30 दिन का उधारी हम दिए, है ना। लेकिन फिर आ गया सामान खरीदने के लिए दो दो को, और मैंने पैसा बोला तो कह रहा है कि बाद में देंगे। तो अब हमने इसको क्रेडिट डेज का घटा दिया। क्रेडिट डेज अब हमने कितना कर दिया, 15 दिन। यानी 17 फरवरी का ड्यू डेट आ गया था, पेमेंट करना था इनका। कितने का बिल था, ये 30,000 का बिल था। लास्ट बिल जो 1 मार्च को बना था, इसका बिल्स डिटेल देख लीजिए आप लोग। ओके, इसमें भी 15 दिन की ही क्रेडिट डेज दिया था हम लोगों ने। फाइनली टोटल हो गया, ये हमने डिटेल भर दी, कस्टमर की डिटेल। अगला क्या है, मेसर्स स्टाइल फर्नीचर्स। मेसर्स स्टाइल फर्नीचर्स, ठीक है ना। तो मेसर्स स्टाइल फर्नीचर्स का जो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर 48,500 का। अब यहाँ पे जो देखें बिल का डेट, इनवाइस डेट यहाँ पे दे रखी है 31/1 को। अरे सॉरी,
बिल नंबर देखते हैं। ये हमने इनवॉइस काटा था 250, सॉरी ये बिल का पैसा रह गया था, पैसा देना बाकी रह गया था। कितना दिन मिला था हमें? 15 दिन की क्रेडिट डेज मिली थी। बाद में हम लोगों ने उनसे कहा कि सर इतना डेज कम है, और 30 दिन और डेट बढ़वा लिया। अच्छी चीज़ है। 30 डेज की क्रेडिट हमने उठा ली। अच्छा, ऊपर का अमाउंट गड़बड़ हो गया मैंने। अमाउंट कितना? 25,000 का बिल था ये। बाकी 23,500 का अगला बिल था। अब कोई है क्या? नहीं, कंप्लीट हो गया। कह रहा रिमेनिंग अमाउंट विल बी द ट्रीटेड एज शेयर कैपिटल। तो अब ये कैसे पता चलेगा? एक्सेप्ट करिए। अब बाहर आइए बैलेंस शीट पे। अब देखिए लाइबिलिटी साइड में डिफरेंस आ रहा होगा। लाइबिलिटी साइड में कह रहा है जो डिफरेंस है 2,80,900, ये बेसिकली कैपिटल का अमाउंट है। अब चलते हैं कैपिटल का लेजर बनाते हैं 280,900 से। तो बनाना है हमें शेयर कैपिटल के नाम से। $280,900। अच्छा, इसको मैं एक्सेप्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा है। शेयर कैपिटल और कैपिटल में क्या डिफरेंस? जब इंडिविजुअल एक बंदा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो पैसा लगाता है, तो उसको वो कैपिटल बोलता है। लेकिन अगर सब वो एक से अधिक बंदे हैं, तो जाहिर सी बात है पूंजी एक बंदा नहीं, कई लोग लगाए हैं, तो हम लोग इसीलिए आगे शेयर कैपिटल लिखते हैं। ठीक है ना, यानी कई लोगों ने कैपिटल लगा रखा है। एक्सेप्ट। अब यह देखिए बराबर हो गया दोनों तरफ का टोटल 5। अब यही चीज़ बैलेंस शीट में भी एक बार चेक कर लीजिए। अब कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तरफ का इक्वल आ गया। यानी कैपिटल का अमाउंट हमें डिफरेंस फिगर को देख के हमें पता चला। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन भी साथ ही साथ हो गया, हमने ओपनिंग बैलेंस भी साथ ही साथ चढ़ा लिया था। अब हमें ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 2020 को कंपनी पेड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई चेक ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक, है ना, चेक नंबर ये है। तो आउटस्टैंडिंग जितना भी था हम चुका रहे हैं कॉर्पोरेशन बैंक से। तो जाहिर सी बात है एंट्री किस में होगी? अब हमें वाउचर्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे F5 दबाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, और यहाँ पे देख लो अमाउंट कितना चढ़ाना है? 20,600। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ देखो, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल की में डबल एल होता है ना, यहाँ गड़बड़ हो गया तो इसके ऊपर जाओ वापस। आगे हम लोग पर्टिकुलर पे यहाँ कंट्रोल के साथ इंटर दबाओगे तो लेज़र यहीं खुल जाता है। इंट बटन दबा के मैं एल एक और लिख देता हूँ, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यानी ऑनलाइन एल्ट्रेशन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ इंटर। फिलहाल खैर हमें ये देना था 20,600 का पेमेंट करना है। किससे करना है? कॉरपोरेशन बैंक से। डेट सही है 1 अप्रैल को? जी हाँ सही है। चेक नंबर, अब डिटेल चेक भरना पड़ेगा। क्रॉस चेक है, अकाउंट पे ही है। इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है? 478596। ओके, सो ये चेक नंबर हो गया। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल थी, किसके नाम पे है? मान लेते हैं UPPCL के नाम पे हमने चेक काटा है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बस हो गया। बीइंग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ठीक है ना, प्लीज़ आप लोग नरेशन लिखा करिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? कंपनी रिसीव 90,000 फ्रॉम मिसेस चेज का इंटरप्राइज। आपको पता है चेज हमारे डेटर हैं, उनसे 90,000 मिल रहा है। हालांकि मिलना कितना चाहिए था? 1,25,000। तो अभी मिल रहा है 90,000 ऑन 2 अप्रैल 2020 को थ्रू अ चेक ऑफ इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का चेक दे रहे हैं एंड दे वांट टू क्लियर द टोटल अमाउंट ऑफ फर्स्ट बिल। अब 90,000 दे रहा है तो वो कह रहा है जो पहला बिल था ना 75,000 का, उसका फुल पेमेंट मान लो, तो मान ही लेंगे। 90,000 दे रहा है और रिमेनिंग अमाउंट बचा, तो 90 में से 75 गया तो कितना बचा? 15,000 रिमेनिंग फ्रॉम सेकेंड बिल। और मान लेंगे बाकी का बैलेंस दूसरे बिल से एडजस्ट हो गया, यानी 15,000 इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। अब क्या है? ऑन द सेम डे जो चेक मिला था इलाहाबाद बैंक का, उसको हमने अपने कॉर्पोरेशन बैंक में जमा कर लिया है। और अगर नहीं भी लिखा होता ना, ये लाइन नहीं भी लिखा होता, तब भी हम यही मानते हैं। हमें दूसरे बैंक का जब चेक मिलता है तो हम अपने बैंक में ही जमा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझा दे रहा हूँ जो आपको समझने लायक है। वो क्या है कि जब हम लोग को चेक मिलता है
जिनको भी नहीं मालूम है मैं समझा रहा हूँ, बाकी बहुत से लोग को ये पता भी होगा कि हम लोग जब चेक लेते हैं ना, चेक हम रिसीव करते हैं, है ना भाई। अमाउंट हम कैसे, हम पेमेंट कैसे लेते हैं, तो कैश लेंगे तो चेक से लेंगे, कैश लेंगे तो कैश डेबिट कर लेना, लेकिन चेक लेते हैं तो चेक सामने वाला बंदा किसी बैंक का देगा। तो चेक जब रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं, चेक जब रिसीव होता है तो दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। कि देखो वो चेक हो सकता है क्या, ओपन चेक हो, जिसका बहुत कम चांसेस होता है। ओपन चेक बहुत कम ही हमें मिलता है। हमें ज़्यादातर कौन सा चेक मिलता है, क्रॉस चेक मिलता है ना। ओपन चेक का मतलब होता है, अगर हमें सामने वाले ने इलाहाबाद बैंक का, यही मान लो, यही जो चेक एग्जांपल में ही ले लेते हैं, मान लो इलाहाबाद का ही चेक होता है, ये ओपन चेक होता है, तो हम इसे सीधे जाके इलाहाबाद बैंक में ही, उनके बैंक में जाकर के हम पैसा निकाल सकते थे, है ना। लेकिन क्रॉस चेक अगर सामने वाले ने दिया है, जैसा कि ज़्यादातर बिजनेसमैन 99% जो चेक्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रॉस चेक के जरिए। तो जब मुझे क्रॉस चेक मिला है ना, तब मैं इलाहाबाद बैंक में जाकर के पैसा नहीं निकाल सकता। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, जो क्रॉस चेक मुझे मिला है ना, इसे मैं अपने बैंक में जमा करूंगा। यानी मेरा बैंक कौन सा है, यहाँ देखो, उसने तो इलाहाबाद बैंक का चेक दिया, वो चेक मैं अपने बैंक में जमा करूंगा, पेन स्लिप भर के, जैसे पैसा जमा करते वैसे चेक जमा करेंगे या ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे। फिर मेरा बैंक जाएगा इलाहाबाद बैंक से, वहां से कलेक्शन उठाएगा, मेरे खाते में डाल देगा, और इसके लिए वो कुछ कलेक्शन चार्जेस भी मैं भी काटे, है ना। तो ऐसा होता है क्रॉस चेक। बाकी जिन्होंने भी क्रॉस चेक नहीं देखा है, ठीक है, तो क्रॉस चेक आप लोग देख सकते हो, गूगल कर लेना, छोड़ो मैं नहीं दिखाता, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। चेक के ऊपर लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर पे दो लाइन खींच दी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रॉस चेक, ठीक है। तो हम लोग पेमेंट पहले लेते हैं, अब सॉल्व तक किस डेट में अमाउंट आया है। तो ध्यान से देखो, 2 अप्रैल को पैसा आ रहा है, तो एंट्री होगी रिसिप्ट में, ठीक है। F2 करके डेट सही कर लो, 2 अप्रैल अपने आप आ गया। अब यहाँ पे किससे मिल रहा है, मेसर्स चेज से मिल रहा है। 1,25,000 बैलेंस था, लेकिन आ कितना रहा है, 90,000। अगेंस्ट रेफरेंस बाय डिफॉल्ट आ गया, पहला बिल पूरा एडजस्ट हो जाएगा, दूसरे बिल में 30,000 में से 15,000 एडजस्ट हो जाएगा, सही है। डेबिट में कहाँ पे आ रहा है, कॉर्पोरेशन बैंक में। चेक से आ रहा है, जी हाँ चेक से आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट नंबर, तो देखो चेक नंबर दिया होगा 247365, ओके। आप सोच रहे थे किस बैंक का है, तो इलाहाबाद बैंक का चेक है तो स्पेसिफाई कर लेंगे, ओके। इलाहाबाद बैंक का चेक है, किस ब्रांच का चेक है, अब ब्रांच वांच छोड़िए, नहीं पता है मुझे। किससे चेक मिला है, मैसेज चेज इंटरप्राइज से, जी हाँ। तो कैसा है ये, हम पार्ट पेमेंट लिख देते हैं, पार्ट पेमेंट अभी कर रहे हैं वो। बीइंग अमाउंट रिसीव, बस सिंपल सा नरेशन लिख के एक्सेप्ट। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा ये एंट्री। अब अगला जो देखिए, ऑन 2 अप्रैल को क्या करना है, कंपनी पेड कर रही है, यानी हम लोग पेड, कंपनी वाला हम लोग पेड कर रहे हैं 48,000 टू मेसर्स स्टाइल फर्नीचर्स थ्रू अ चेक ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक के चेक से काट रहे हो, वही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बाई चेक नंबर दिस वन। अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। यहाँ पे मेसर्स जो स्टाइल फर्नीचर, उसका बैलेंस कितना था, 48,500, इतना उसे देना था, ये दो बिल्स थे उसके। हम लोग कितना दे करके फुल फाइनल सेटलमेंट कर ले रहे हैं, 48,000, ये 500 रुपये मेरा बच गया, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, वो डिस्काउंट हो गया। तो इसकी एंट्री हमें करनी होगी। चलिए चेक चेक करते, पेमेंट कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो पे करने का शॉर्टकट होता है F5 पेमेंट, और डेट तो वही है 2 अप्रैल, सही है डेट। हम लोग कर रहे हैं स्टाइल फर्नीचर्स को। अब स्टाइल फर्नीचर का देखो बैलेंस है कितना, 48,500, लेकिन हम पेमेंट कितना कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ 48,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ 48,500 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर तुम 48,000 तुम लिख के एंटर करते हो, तो देखो यहाँ पे अभी भी बैलेंस रह जाएगा 500 रुपये, जो कि गलत है, क्योंकि हम तो इसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, और जब फुल फाइनल हो गया तो उसका जीरो बैलेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग पूरा लिखेंगे 48,500 इंटर।
ये पूरा बिल, दोनों बिल पूरा एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो बैलेंस नील हो गया ना, लेकिन सवाल उठता है हमारे कॉर्पोरेशन बैंक से हम चेक कितने का काटेंगे। चेक हम 48,000 का ही काट रहे हैं, चेक से दे रहे हैं, अकाउंट पे ही चेक से दे रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे दिख रहा है सब लोग को, नहीं ये वाला है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट डेट सही है 2 अप्रैल। किसके नाम पे चेक काट रहे हैं, स्टाइल फर्नीचर्स के नाम पे चेक काट रहे हैं, स्टाइल फर्नीचर के नाम पे चेक काट रहे हैं, ठीक है। 11। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट में फिर क्या करेंगे, डिस्काउंट। अब क्या करेंगे, अब ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है ना, हमें फ़ायदा हुआ, हमें 48,500 देना था, हमें 48,000 दिया, तो यानी हमें डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट देखिए कितना मिला है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम हुई। 500 रुपये हमें इनकम हुआ। बीइंग डिस्काउंट रिसीव, नहीं, बीइंग पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक है ना, पेमेंट किया और डिस्काउंट मिला। तो इस तरह की एंट्री को हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जब एक डेबिट एक क्रेडिट होता है उसको सिंपल एंट्री कहते हैं, एक डेबिट और 2 क्रेडिट या 2 डेबिट एक क्रेडिट होता है उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इन 2 एंट्रीज को एक साथ किया गया, एक्सेप्ट। तो ये हमने पेमेंट कर दिया, यहीं पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वाली लाइन पे जरा ध्यान देना है। ऑन 1 मई 2020 को कंपनी डिपॉजिटेड कैश ऑफ ₹10,000 इनटू कॉर्पोरेशन बैंक। सबको समझ में आ गया कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा, और 1 मई को एंट्री करनी है। तो F4 F2 से डेट सही कर लीजिएगा, 1 मार्च को कॉर्पोरेशन बैंक में जमा हो रहा है पैसा 10,000 रुपीज़, ठीक है ना। कैसे जमा हो रहा है, कैश जमा हो रहा है, सॉरी यहाँ क्रेडिट मांग रहा है ना, मैं उल्टा मैंने कर दिया, यहाँ कैश जा रहा है। कैश कितना जा रहा है, 10,000 जा रहा है। अब देखो कैश कितना पड़ा हुआ है हाथ में, सिर्फ 5,000, 15 था 5 रह गया, कहाँ चला गया, कॉर्पोरेशन बैंक में, ठीक है। कैश जा रहा है, कितना जा रहा है, नोट, अब बताओ, ले चलो ठीक है, मान लेते 5 नोट था, हो गया 10,000, अपने मन से कर लीजिएगा। आप बिना बताए तो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वैसे तो स्किप कर सकते हैं लेकिन, हाँ बढ़ने देता है, लेकिन वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप भर दो ना ऐसे ही, क्या है इसमें, आपका क्या चला जाएगा। चलिए अब देखें यहाँ पे क्या है, ठीक है, गया बैंक में जमा हो गया, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, कैश के आगे जेड लग गया, डिलीट, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया एंट्री, एंट्री नंबर 6 हो गया। अब एंट्री नंबर 7 जो देखिए क्या है, ऑन 2 मई 2020 को कंपनी बुक कर रही है, ड्यू कर रही है द रेंट इन द फेवर ऑफ अल्ट्रा प्रॉपर्टीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 16 35,000। अब यहाँ पे आपको एक नया वाउचर को पढ़ने को मिलेगा, ये है जर्नल की एंट्री F7। सर ये है कौन सी एंट्री, पहले एंट्री को समझिएगा, हम लोग को ड्यू की एंट्री करनी है। तो अभी तक मैंने आपको पेमेंट रिसिट कंट्रा मैंने समझा दिया था, मैंने जर्नल नहीं समझाया, तो जर्नल ऐसे समझ लीजिए, जर्नल में कौन सी एंट्री होती है, जो भी एडजस्टमेंट की एंट्री हो, ड्यू की एंट्री हो, है ना, या नॉन कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री हो जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, एंट्री में कहीं कैश नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी वो तो एंट्री आप किस में करा करो, जर्नल में। तो यहाँ पे रेंट देना नहीं है, महीना खत्म हो गया, अप्रैल खत्म हो गया, अब हम 2 मई को हम रेंट ड्यू कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं अभी, ड्यू कर रहे हैं कि हाँ खर्चा हो गया है, तो रेंट को दिखाना पड़ेगा। और 2 किसको देना है, अल्ट्रा प्रॉपर्टीज को। चलिए करते हैं एंट्री जनरल में, खर्चा क्या है, रेंट, तो रेंट का बना नहीं है तो अल्ट सी करके हम यहीं पे रेंट बना लेते हैं। रेंट हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंट्रोल ए, रेंट कितना है 35,000, क्रेडिट में क्या हो जाएगा, अल्ट्रा प्रॉपर्टीज,
अल्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है, पार्टी है जिसको हमें देना है, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। अब 35,000 है, इंटर जैसे ही करेंगे, अब देखो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट पकड़ लिया ऑन अकाउंट, है ना, कोई गुड्स खरीद नहीं रहे हैं, सिंपल सा रेंट सर्विस है, बाय डिफॉल्ट यहाँ अकाउंट पकड़ा रहा है, आप अकाउंट चढ़ा सकते हैं। कोई बिल नंबर दिया है क्या यहाँ पे, नहीं ना दिया है, तो जब इस तरह का कोई केस हुआ करे तो ऑन अकाउंट डाल दिया करो। तो जैसे आप लोग के दिमाग में क्यूरियोसिटी था ना सर ऑन अकाउंट कब डालते हैं, तो ऐसे कंडीशन में डाल दीजिए। हालांकि रेंट का भी बिल बनाते हैं लोग, रेंट का बिल देते हैं, बिल नंबर होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया तो ऑन अकाउंट चढ़ा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बी रेंट ड्यू, रेंट को हमने ड्यू कर लिया। अब ध्यान देना ये एंट्री किस डेट में होनी है, 2 मई को, और डेट यहाँ क्या है 1 मई, F2 करके डेट सही करिए 2 मई। अब सही हो गया, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये हो गया 2 मई को एंट्री 35,000 की। अब कह रहा हूँ 31 मई 2020 को कंपनी रिसीव द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम मिसर्स चेज एंटरप्राइजेस। तो चेज से हमने 90,000 मिल गया था, बाकी पैसा 31 मई को मिल रहा है थ्रू HDFC बैंक। इस बार वो कौन सा चेक काट के दे रहा है, पिछली बार कौन से बैंक का चेक दिया था, इस बार HDFC का दे रहा है। एंड डिपॉजिटेड इनटू कॉर्पोरेशन बैंक और ऑन द सेम डे, और उसको उस चेक को भी हमने अपने बैंक में जमा कर लिया, चेक नंबर ये है। तो चलिए रिसीव करते हैं, F6 हो जाएगा। मिसर्स चेज से मिल रहा है, कितना बैलेंस था 35,000 रुपये, पूरा ले लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस ये पहला बिल, ये दूसरा बिल, दोनों एडजस्टमेंट हो गया। कॉर्पोरेशन बैंक में पैसा आया 35,000, चेक से मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर यही है, चेक नंबर किस बैंक का चेक है स्पेसिफाई करिए, HDFC बैंक, ब्रांच छोड़ दीजिए, हो गया, फाइनल पेमेंट आ गया ना। बीइंग बैलेंस अमाउंट रिसीव, मतलब जो बैलेंस था वो भी क्या हो गया, रिसीव हो गया। अब पार्टी का बैलेंस देखिए नील हो गया ना, कंप्लीट पैसा आ गया। ये एंट्री देखो जो मैसेज चेज वाला भी किया हूँ 35,000, ये 2 मई को कर दिया हूँ। ये एंट्री को ठीक करने के लिए क्या करना है 31 मई। तो ये चीज़ तो मैंने देखो, एक तो हमने कैसे किया, पेजअप बटन से दिया, पेजअप बटन से भी जा सकते हो, और दूसरा तरीका क्या होता है, यहीं से डे बुक में जाइए, ये दिख रहा है 35,000 वाली एंट्री, यहाँ से भी डेट सही कर सकते हैं, F2 करके डेट सही करिए 31 मई, और कंट्रोल A। लेकिन कंट्रोल A करेंगे तो एक चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, पता है क्यों, चेक नंबर जो हमने चेक दिखाया ना 2 मई का डेट डाल रहा है, यहाँ पे भी आपको अंदर आके ठीक करना पड़ जाएगा। अब सही हो गया, ठीक। तो चलिए 31 मई की एंट्री हो गई, हमने पूरा पैसा ले लिया मिसेस चेस का। अब चेस का कुछ भी पेंडिंग नहीं है, कह रहा है गो टू डे मॉडिफाई, गो टू डे बुक होगा, डे बुक में जाइए, मॉडिफाई करिए ट्रांजेक्शन विच यू पास्ड ऑन 2 मई। 2 मई को ये एंट्री किया था हम लोग ने 35,000 वाली, कह रहा है उसका अमाउंट चेंज करके 42 कर लो। तो हम लोग पेजअप से भी जा सकते हैं, अच्छा नहीं रिसिप्ट का ही खुल रहा है, छोड़ो डे बुक से ही जाते हैं। एल्ट के साथ F2 करो, स्पेस स्पेस, सारी एंट्री दिख गई। 2 मई को ये एंट्री थी रेंट वाली, इंटर करते हैं, और यहाँ पे इंटर करके अमाउंट चेंज करते हैं, 42,000 करना है, तो 42,000 हमने कर दिया, कंप्लीट। चेक द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलिए चेक करते हैं, पहले तो बैलेंस शीट चेक करते हैं। ओके, तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 441,400, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, 41,500 का लॉस आ रहा है। लॉस क्यों आ रहा है, खर्चे ही हुए, कुछ इनकम तो हुआ नहीं है, दिखा नहीं है। तो ये बराबर आ गया हम लोग का। अब क्या करना है, कह रहा है टेक अ बैकअप ऑफ योर कंपनी, तो बैकअप लेना है, तो बैकअप मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, ठीक है, न्यू फोल्डर मान लीजिए है ये मेरा,
इसी में हम बैकअप रख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इस एड्रेस को। बैकअप रखने के लिए आप सभी को पता है अल्ट के साथ वाई पे जाना है, बैकअप, बैक स्पेस दबाइए, कंट्रोल वी करिए, इंटर करिए, इंटर करिए। कौन सी कंपनी है? न्यू एरा दीपक A5, बस और तो कुछ लेना नहीं, इंटर प्लेस्ड, एक्सेप्ट, हो गया बैकअप। जाके देखा जाए बैकअप आया कि नहीं आया। TBK 10,002 मेरी कंपनी हो गई बैकअप। तो मेरे ख्याल से ये असाइनमेंट सब लोग को समझ में आ गया, बैकअप तक मैंने बता दिया है। कुछ रिमेंबर पॉइंट्स हैं फॉर पासिंग द डुप्लीकेट वाउचर्स, है ना। Alt 2 होता है, किसी भी वाउचर की कॉपी बनानी है तो Alt 2 होता है। नहीं समझ में आ रहा तो चलिए इसको समझा दे रहा हूँ मैं। हम लोग डेबुक में जाते हैं ना, डेबुक में Alt 2 करिए। अब आपको पता है हर महीने आपको रेंट ड्यू करना पड़ेगा। ये तो अप्रैल मंथ का ड्यू है, मई में क्या, मई वाला कब करेंगे? 1 जून में। अब रेंट की एंट्री यही करनी है, सेम एंट्री करनी है, रेंट अकाउंट डेबिट टू अल्ट्रा प्रॉपर्टीज, सेम। तो इसी एंट्री को बार बार करना है। तो जब एक ही एंट्री आपको बार बार करनी पड़े तो आप सबसे अच्छा शॉर्टकट यूज़ किया गया, डेबुक में आ जाइए, उस एंट्री को सेलेक्ट कर लीजिए, मैं सेलेक्ट किया ना, और एल्ट के साथ 2 बटन, न्यूमेरिक वाला 2 बटन आप दबा दीजिए। फिर से एक एंट्री दिख रही है, बस ये एंट्री एक्सेप्ट कर लीजिए। अब ये डेट सही कर लीजिए, क्योंकि अगला एंट्री कब होगा? 1 जून को। 1 जून कर लीजिए, कंट्रोल ए, देखिए 1 जून को एक और एंट्री हो गई। बस मैंने क्या किया, Alt 2 से कॉपी किया और डेट चेंज करके एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट। कितना आसान है, हालांकि करना नहीं था। तो Alt 2 का कंसेप्ट समझ में आया। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, अल्ट के साथ D, ठीक है। फिर रिमेंबर पॉइंट में ही देखो दे रखा है, टू ऐड अ न्यू वाउचर फ्रॉम डे बुक सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ वाउचर एंड प्रेस Alt A। और फिर इंसर्ट न्यू वाउचर के लिए क्या है, डे बुक के अंदर ही सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ वाउचर एंड Alt I। मैं समझा रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लो ये बिल नंबर है, हम चाहते हैं ये रिसीट नंबर जो हमने सेकंड नंबर किया है चेज से, वो कुछ और रिसीट था, ये वाला रिसीट नहीं था, इस नंबर की जगह कोई और नंबर, कोई और रिसीट की एंट्री डालनी है सेम नंबर पे, एक नंबर पे, ठीक है। तो ऐसे में Alt I दबाते हैं हम लोग। लेकिन हमें अगला वाउचर करना है तो Alt A दबाते हैं, यानी यहीं पे बैठ के हम एंट्री भी कर सकते हैं। Alt I देखो मैं दबा रहा हूँ, फर्स्ट रिसीट नंबर पे ही आ रहा है, लेकिन मैं Alt A दबाऊंगा तो सेकेंड नंबर आ रहा है। नहीं समझ में आया? अगर मैं इसको सेलेक्ट करके Alt I दबाता हूँ तो एक नया वाउचर एक नंबर पे आएगा, और इसको उठा के, एक नंबर वाले को उठा के किस पे कर देगा? सेकेंड नंबर पे। क्योंकि वाउचर की भी नंबरिंग होती है ना, 1 2 3 4 5 6, तो कभी कभी गलतियां होती हैं। खैर ये सब अभी नहीं समझ में आ रहा, आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। बाकी Alt A सबको पता है, यूज टू ऐड, यहाँ देखो लिखा भी है Alt A यूज टू ऐड नेक्स्ट वाउचर, अगला वाउचर, जबकि Alt I किस लिए यूज होता है? ऐड सेम वाउचर नंबर। ऑनलाइन लेजर क्रिएशन के लिए क्या होता है, या ऑनलाइन क्रिएशन ही हम लिख सकते हैं, Alt C होता है। ऑनलाइन मॉडिफिकेशन के लिए क्या होता है? कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर, चलिए एक बार और समझा देता हूँ ताकि आप क्लियर कर लो। ये एंट्री है, मैंने कोई भी एंट्री खोली, मेरे को कॉर्पोरेशन बैंक में कुछ चेंजेस करना है, तो इसके लेज़र पे पहले आ जाना, यहाँ पे नहीं, ये तो डेबिट क्रेडिट पे हो, इंटर करके इसके लेज़र पे आए। अब कंट्रोल एंटर करो। अब इसमें जो भी अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे मान लो डाल दो, कंट्रोल A। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कुछ भी अल्टरेशन हम वहाँ से कर सकते हैं कंट्रोल एंटर से। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको PL बैलेंस शीट। तो ये है बैलेंस शीट का टोटल, आप देख लीजिएगा 441 400 आएगा आप लोग का। मैच करा लीजिएगा फिगर्स, ये भी मैच करा लीजिएगा फिगर्स। तो मेरे ख्याल से ये एक टेस्ट है, हालांकि इसको आपको खुद से करना है ना, बिना वीडियो देखे आप करिए पहले, फिर अगर कोई दिक्कत होती है देन वीडियो देखिए। साफ साफ लिखा है यूज़ योर माइंड टू सॉल्व, अपना दिमाग लगाइए, दिखाओ पे मत जाइए, ठीक है। तो ये असाइनमेंट को मैं देखो शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 10 क्वेश्चन है टोटल, आपको जो सॉल्व करना है, एक छोटा सा टेस्ट हो गया।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।